ग्राफ ऑफ यू। पिछले क्लास में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का रिवीजन शुरू कर दिया था। 10 रेशियोज टोटल थी, जिसमें से हमने 6 रेशियोज पर बात कर ली थी, 4 रेशियोज पर अभी बात करना रह गई है। आज हम वो 4 रेशियोज पर बात करके फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड जो एग्जाम एमसीक्यूज है वो एक बार देख लेंगे। ये करते ही हमारी ये सारी क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगी और फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर के कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और फिर उससे भी रिलेटेड हम एग्जाम एमसीक्यूज देखने के बाद इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए रिवीजन शुरू करें। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की हमारी ये 4 रेशियोज बची हुई हैं, 7, 8, 9, 10। मैं पहले ना इन 3 पर बात करूंगा, 7, 8 और 9, ठीक है। और इसको याद रखना कोई भी बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से आपको याद रहेगा। आपको क्या कॉमन सेंस यूज करनी है। सबसे पहले मैं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, यहां पर इक्विटी का मतलब जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर से है। हम उनके रिटर्न की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे जरा बताइए, इक्विटी के रिटर्न की बात कर रहे हैं तो इक्विटी वालों को कौन सा प्रॉफिट मिलता है? सर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब ये कि नीचे हमने इक्विटी वालों का पैसा रखा, तो ऊपर क्या रखना चाहिए कि इन इक्विटी वालों को हमने क्या कमा के दिया, इनको हमने क्या कमा के दिया, इनको हमने अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कमा के दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए? ईई डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। क्योंकि रिटर्न वर्ड है और रिटर्न जनरली परसेंटेजेस में शोभा देता है, इसलिए आप देख रहे हैं हमने 100 से मल्टीप्लाई भी किया है। नहीं, अच्छा, उसके ऊपर देखो क्या है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। नेटवर्थ किसका दूसरा नाम होता है? सर, नेटवर्थ नाम होता है दूसरा शेयर होल्डर फंड्स का। भाई, शेयर होल्डर फंड्स के मैंने कुछ नाम लिखवाए थे आपको, नेटवर्थ भी होता है, प्रोप्राइटरी फंड्स भी होता है। ये किसके नाम है? शेयर होल्डर फंड्स के नाम है। और शेयर होल्डर फंड्स में कौन कौन लोग आते हैं? सर, शेयर होल्डर फंड्स में आते हैं 2 लोग। कौन कौन? सर, इक्विटी आता है और दूसरा प्रेफरेंस आता है। मतलब ये 2 लोग आते हैं। अगर इक्विटी और प्रेफरेंस आते हैं और इक्विटी प्रेफरेंस वालों को जो हमने कमा के दिया है वो कौन सा प्रॉफिट है? सर, ईबीआईटी में तो पहले आउटसाइडर का हक पड़ता है, तो इसलिए इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, फिर सरकार भी बीच में आती है, टैक्स भी माइनस करते हैं। फिर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो 2 ही लोगों के लिए तो होता है। कौन 2 लोग? एक इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो आपको ना पहले ये चेक करना है कि आप किसके लिए रिटर्न निकालने जा रहे हो। तो जिसके लिए रिटर्न निकालने जा रहे हो उसका पैसा डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे, और उसको क्या कमा के दिया उसकी कमाई ऊपर। मैं जानता हूं कि शेयर होल्डर फंड्स में 2 लोग हैं, इक्विटी प्रेफरेंस, और इन दोनों को क्या कमा के दिया आपने? सर, इन दोनों को हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा के दिया। तभी आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। उसके बाद जो हमारा तीसरा फॉर्मूला है, आप देख रहे हो एक एक स्टेप करते करते हम बढ़ते जा रहे हैं, हम पैसे नीचे जोड़ते जा रहे हैं, तो ऊपर प्रॉफिट भी तो जुड़ता जाएगा। पहले एक इंसान का पैसा लिया तो उसी इंसान का प्रॉफिट लिया, फिर 2 इंसानों का पैसा लिया, फिर 2 इंसानों का प्रॉफिट लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड में 3 इंसान है। 3 इंसान कौन कौन? सर, यहां तो अब इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है और लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स भी है। अब क्योंकि यहां पर 3 लोग हैं तो इसलिए इन तीनों का ही प्रॉफिट हमें ऊपर अब जोड़ना चाहिए। अच्छा, इन तीनों को, मतलब अगर मैं आउटसाइडर्स की बात भी करूं तो इन तीनों को कहां से बटना शुरू होता है? सर, इन तीनों को ईबीआईटी से बटना शुरू होता है। तभी आप देख रहे हैं ऊपर हमने क्या लिया है? ऊपर ईबीआईटी लिया है, नीचे 3 लोगों का पैसा है। और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इन 3 लोगों को प्रॉफिट कहां से बटना शुरू होता है, तो आप कहोगे इन 3 लोगों को ईबीआईटी से प्रॉफिट बटना शुरू होता है। कुछ लोग ये तर्क देंगे कि सर, ईबीआईटी क्यों? ईबीआईटी तो 4 लोगों का है, सरकार को भी तो इसी में से मिलेगा। हाँ, सरकार को भी इसी से मिलेगा। इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को लेके ना 2 तर्क आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इस ईबीआईटी में से ना सरकार वाला पोर्शन माइनस कर देना चाहिए, टैक्स माइनस कर देना चाहिए, और टैक्स माइनस करने के बाद जो आए वो यहां लेना चाहिए। कुछ लोगों का ये तर्क है। ऐसी रेशो को जिसमें टैक्स माइनस हो जाए, उसको पता है सीए इंस्टीट्यूट, हमारा इंस्टीट्यूट नहीं, ध्यान रखना, सीए इंस्टीट्यूट एक नाम देता है कि वो भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, लेकिन वो पोस्ट टैक्स है। इस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को दुनिया वाले प्री टैक्स बोलते हैं, पर ये प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स का पंगा हमारे इंस्टीट्यूट ने नहीं डाल रखा। हमारे इंस्टीट्यूट ने एक ही फॉर्मूला दिया है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, और वो कौन सा है? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मतलब हमें प्री और पोस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें यही लेना है, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और हम वैसे आपके, मैंने सामान्य ज्ञान के लिए बताया कि ये बेसिकली प्री टैक्स है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो प्रॉफिट 4 लोगों का है। बट कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? अगर हमारा इंस्टीट्यूट ऐसे बोल रहा तो ऐसा कर लेंगे। पर लॉजिकली आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैपिटल एम्प्लॉयड में 3 लोग हैं। इन 3 लोगों को बटना कहां से शुरू होता है? इनकम स्टेटमेंट याद करोगे तो इन 3 लोगों को आप पाओगे ईबीआईटी से बटना शुरू होता है, तो ईबीआईटी ले लो।
नेटवर्थ में शेयर होल्डर फंड्स हैं, तो इन दो लोगों को कहां से बंटना शुरू होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लो, और इक्विटी वालों के लिए तो पूरी की पूरी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, तो इसलिए यहां पर यही ले लिया। बात मेरे को लगता है समझ में आ गई होगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का ध्यान रखना, एक नाम और भी होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI या ROCE, एक ही बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बोलो, रिटर्न ऑन शेयरहोल्डर फंड्स बोलो, या रिटर्न ऑन प्रोप्राइटरी फंड्स बोलो, एक ही बात है। जहां तक रिटर्न ऑन इक्विटी का सवाल है, इसका एक ही नाम है। तो अगर फाइनली सम अप करें, आपको फिलहाल ये चेक करना है कि आप किसके लिए रिटर्न निकालना चाह रहे हैं। अगर इक्विटी वालों के लिए रिटर्न निकालना चाह रहे हैं तो ऊपर इक्विटी वालों का प्रॉफिट लीजिए, मतलब EA लीजिए। अगर आप दोनों मालिकों की बात कर रहे हैं तो मतलब शेयरहोल्डर फंड्स की बात कर रहे हैं, तो ऊपर जो दोनों के लिए कमाया जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो लीजिए। और अगर आप तीनों की बात कर रहे हैं, मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस और बाहर वालों की बात कर रहे हैं, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं, तो इन सब के लिए क्या कमाया गया है? EBIT, फिर आप वो लीजिए। और क्योंकि टैक्स यहां पर माइनस नहीं हो रखा, तो कुछ लोग इसको प्री टैक्स बोल देते हैं, पर हमारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से हम इसे ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। और यहां पर हमारी जो फाइनल रेशियो है, रिटर्न ऑन एसेट्स। अब यहां पर क्योंकि एसेट्स पर रिटर्न निकालना है, तो बड़े ऑब्वियस सी बात है कि आपको डिनोमिनेटर में क्या लेना चाहिए? टोटल एसेट्स। अब ना यहां मुझे इस फॉर्मूला से थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जब बात होती है टोटल एसेट्स की, तो आप मुझे बताइए, टोटल एसेट्स में तो सभी का पैसा लगा हुआ है। अगर मैं आपको बैलेंस शीट को विजुलाइज कराऊं, ये होती है टोटल एसेट्स। भाई टोटल एसेट्स जो है वो बराबर होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के। मतलब यहां पर आप देखें, अगर ये 500 करोड़ है तो ये भी तो 500 करोड़ ही होगा। मतलब ये कि शेयर होल्डर फंड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, करंट लायबिलिटीज, सबका ही तो पैसा यहां लगा हुआ है। नहीं, ऐसी तो बात है। अब आप कह रहे हैं कि रिटर्न ऑन टोटल एसेट निकाल दो। भाई अगर पैसा सबका है तो कमाई भी तो सबकी लेनी चाहिए, लेकिन हम यहां पर पता क्या कर रहे हैं? हम यहां पर कमाई ले रहे हैं सिर्फ दो लोगों की। दो लोग कौन? इक्विटी, प्रेफरेंस। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर कमाई दो लोगों की ले रही है। पता है, इस वजह से सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट देखोगे ना, तो वहां पर आपको इसके भी इवन दो फॉर्मूला दिख जाएंगे कि एक ये वाला है, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं, और कुछ लोग दूसरा, जहां पर वो सबका प्रॉफिट ले लेते हैं। फिलहाल यहां पर भी मैं आपको बोलूंगा, हमें अपने इंस्टीट्यूट ICSI का देखना है, और ICSI जो है रिटर्न ऑन एसेट्स का यही एक फॉर्मूला देता है, तो आपको पैट अपॉन टोटल एसेट्स ही कंसिडर करना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अब हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड भी कुछ एग्जाम MCQs देखकर फिर अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन 62 तक हमने कर लिए थे, 63 से आगे बढ़ना है। फ्रॉम द बुक्स ऑफ राजा एंड कंपनी, फॉलोइंग डिटेल्स एज ऑन 31 मार्च 2016 आर कलेक्टेड। हमें क्या क्या दिया हुआ है? इक्विटी कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिबेंचर, करंट लायबिलिटीज, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स, इंटरेस्ट इन टैक्स। हमसे मांगा है रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमसे ROCE बोल लो या ROI बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमने लिखा कि EBIT, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में 3 लोग होते हैं, और इन 3 लोगों के लिए हम पैसे बांटना शुरू करते हैं EBIT से। और क्योंकि आप देख रहे हो सारे आंसर्स हमें परसेंटेजेस में दे रखे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब हमें यहां पर EBIT तो गिवन ही है, EBIT दे ही रखी है, और उसने जानबूझ के आपको देख रहे हो प्रोवोक कर रहा है, इंटरेस्ट भी दे रहा है कि बच्चे भावुक होके कि भाई चलो कुछ तो करते हैं, इंफॉर्मेशन खराब जाएगी। भाई आपको इंफॉर्मेशन खराब जा रही नहीं जा रही ये थोड़ी देखना है, हमारे काम की है कि नहीं ये देखना है। इंटरेस्ट हमारे काम का नहीं है, क्यों? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए होता, वही हमें दे रखा है, और ना ही यहाँ पे टैक्स काम का है। बेकार इंफॉर्मेशन है ये वाली। अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दो चीजों से मिलकर बनता है, क्या क्या? शेयर होल्डर फंड्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। यहां पर शेयर होल्डर फंड्स के नाम पर हमें प्रेफरेंस की तो कोई कैपिटल दिख नहीं रही। इसका मतलब यह हुआ क्योंकि इक्विटी कैपिटल ही है, तो इन दोनों को जोड़ते ही आ जाएगा शेयर होल्डर फंड्स, और लॉन्ग टर्म लोन्स के नाम पर हमें यहां पर क्या दिख रहे हैं? डिवेंचर। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, या फिर कहें इन 3 आइटम्स को अगर हम जोड़ लेते हैं, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। ऐसे ही कुछ होगा ना? तो बताइए हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या रहेगी? सर कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी हो जाएगी 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 20 लाख। ये दोनों मिला के क्या हो गया? शेयर होल्डर फंड्स। और 20 लाख क्या है हमारा? लॉन्ग टर्म लोन्स। करंट लायबिलिटी ध्यान रखना किसी काम की नहीं है, ये भी आपको भावुक करने के लिए ही दे रखी है बस। तो कितना हो जाएगा टोटल? 50 लाख रुपए की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी।
और हम यहाँ पर अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। EBIT हमारा 12 लाख रुपए का है और इस 12 लाख रुपए को हम डिवाइड कर लेंगे 50 लाख से इंटू 100। जरा बताइए कितना आ जाता है। ये आता है 24%। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 64, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें फिर से उसने EBIT दिया हुआ है, नेट फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं और वर्किंग कैपिटल दे रखी है। यहां पे जानते हो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सप्लेन करते वक्त आपको दो फॉर्मूला बताए थे, एक शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स और दूसरा फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर जब शेयर होल्डर फंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? शेयर होल्डर फंड निकालेंगे फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल करके। फिक्स्ड एसेट्स हमारे हैं यहां पर 2 करोड़ 10 लाख और वर्किंग कैपिटल हमारी है 27,70,000। ध्यान रखना करोड़ों में बात चल रही है, कहीं एक आध जीरो गिरा मत देना, ठीक है ना। 2 करोड़ 10 लाख प्लस 27,70,000, ये हो गया 2 करोड़ 37,70,000। यहां पे कोई दिक्कत नहीं सर, EBIT है ही। मांगा क्या है उसने? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि दूसरा ही तो नाम है किसका? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो हम यहां पर ROI लिखें या फिर आप ROCE लिखो, बात एक ही है। क्या होता है फॉर्मूला? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। EBIT इज 3,40,000। बताओ, करोड़ों रुपए की कैपिटल लगा रखी है और कमाया सिर्फ 340 है। क्या कर सकते हैं बताओ जी, कितना आता है ये परसेंटेज में? 3,40,000 डिवाइडेड बाय 2,37,70,000 परसेंटेज में निकालते हैं तो 1.43% आ रहा है। देखना आपका भी यही आ रहा है क्या? 1.43% हो गया सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 ना एक अच्छा क्वेश्चन है, आइए जरा इसको रीड करते हैं। देखिए हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 3,44,460 का। फिर कहता है हमारे जो टोटल एसेट्स हैं वो 5 करोड़ 97,70,000 है, आउट ऑफ विच 357,70,000 वाज फाइनेंस्ड फ्रॉम लोन फंड्स। इसने इस बार हमसे रिटर्न ऑन इक्विटी मांगा है। अब ध्यान रखें, आपको फॉर्मूला अगर कभी याद ना आए तो सिर्फ आप सिंपली ऐसे सोचिए कि किसके लिए रिटर्न निकालना जा रहे हो आप? इक्विटी वालों के। तो इसलिए डिनोमिनेटर में आप इक्विटी वालों का पैसा रखोगे और इक्विटी वाले के पैसे को हम क्या बोल देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। और न्यूमरेटर में क्या रखना है कि जिसके लिए रिटर्न चाहिए उसके लिए कमाई क्या करके दी। इक्विटी वालों को हम क्या कमाई करके देते हैं? इक्विटी वालों को हम अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई करके देते हैं। और क्योंकि रिटर्न परसेंटेज में ही शोभा देता है और आप देखें चारों आंसर परसेंटेज में ही है तो 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। अच्छा जी, अब आप इस क्वेश्चन में देखिए कहीं पर भी ना प्रेफरेंस वालों का जिक्र नहीं है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में प्रेफरेंस वाले नहीं होते तो क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके यही आता है, तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं तो जो पैट आएगा वही यही आएगा। इसका मतलब हम ये बात बिल्कुल सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि यहां पर क्योंकि प्रेफरेंस वालों का जिक्र नहीं है तो यही पैट जो है यही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है। तो हमारे न्यूमरेटर का तो इंतजाम हो गया, क्योंकि प्रेफरेंस वाले हैं नहीं, पैट ही हमारे सारी की सारी इक्विटी वालों के लिए अर्निंग अवेलेबल हो जाएगी। अब हमें निकालना है इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। अब आप जरा लॉजिकली सोचिए, हम जानते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में यहां पर हमारे टोटल एसेट्स आते हैं। टोटल एसेट्स उसने हमें बता रखे हैं 5 करोड़ 97,70,000। और हम ये बात जानते हैं कि जो एसेट साइड का टोटल है वही यहां का भी टोटल होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का भी टोटल होगा। नहीं, उसने हमें बोला है कि ये जो एसेट है ना, जो बाहर वालों के पैसों से फाइनेंस कर रखा है वो कितना कर रखा है? वो हमने कर रखा है 3 करोड़ 57,70,000। मतलब जो हमारे लोन फंड्स हैं वो 3 करोड़ 57,70,000 है। अब बाहर वालों की फाइनेंसिंग बता रखी है, बची हुई फाइनेंसिंग किसकी होगी? शेयर होल्डर्स की।
बची हुई फाइनेंसिंग किसकी होगी? शेयर होल्डर्स की। और क्योंकि प्रेफरेंस है नहीं तो बची हुई सारी फाइनेंसिंग किसकी होगी? इक्विटी की। भाई प्रेफरेंस है ही नहीं ना, तो बची हुई सारी फाइनेंसिंग किसकी मानो? इक्विटी की। मतलब आप यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। तो हमारे 5,97,70,000 में से अगर हम 3,57,70,000 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 2,40,00,000 रुपए। 2,40,00,000 रुपए ये हमारी क्या आ जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स का अमाउंट। ठीक है, आप भी इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में रिवीजन के टाइम पर दिक्कत ना हो, आपको ये देखते ही समझ में आ जाए अच्छा ये सारा फंडामेंटल है। अब मैं यहां पर इसको अगर कंप्यूट कर दूं, हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी तो हमने पैट ही मान लिया है 3,44,460 और डिवाइड कर देंगे किससे? 2,40,00,000 इंटू 100। जब रेगुलर बैच होता है तो मैं प्रॉपर एक लाइन लिखवा देता हूं कि टोटल एसेट्स ये हैं, और क्योंकि टोटल एसेट्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बराबर होते हैं तो इसलिए हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। बट क्योंकि अभी रिवीजन क्लास है, ऐसी वर्किंग भी चलेगी रिवीजन लेक्चर्स के दौरान। 3,44,460 डिवाइडेड बाय 2,40,00,000 परसेंटेज में निकालेंगे तो 1.435% आ जाएगा। सर इस बार आपने 2 प्लेसेस पे क्यों नहीं निकाला, 3 प्लेसेस पे क्यों निकाला? भाई आंसर देखना होता ना। इस बार हमारा आंसर दे रखा है, देख रहे हो, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस यूज कर रखे हैं, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस। तो हमें अपना आंसर कैसे निकालना है? डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस। ऊपर जो क्वेश्चन किया यहां पर डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस से? 2 प्लेसेस दे रखे थे, तो हमें भी अपना आंसर कैसे चाहिए? 2 प्लेसेस तक चाहिए। तो जैसा देश वैसा भेष, उसने जैसा आंसर दे रखा है हम भी फिर उसी तरीके से निकालेंगे। यहां पर 3 प्लेसेस तक निकाल रखा है तो हमने भी 3 प्लेसेस तक निकाल दिया। तो सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में वो हमसे रिटर्न ऑन नेटवर्थ की डिमांड कर रहा है। नेटवर्थ किसका दूसरा नाम? शेयर होल्डर फंड्स का ही। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सर लॉजिक से सोचो कि पहले तो आप रिटर्न निकालना किसके लिए चाह रहे हो? सर हम शेयर होल्डर फंड्स के लिए रिटर्न निकालना चाह रहे हैं, मतलब मालिकों के लिए। और मालिकों के लिए हम क्या कमाई करके देते हैं? मालिकों को हम कमाई करके देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। और क्योंकि सारे आंसर परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पैट के लिए हमें यहां पर कोई ज्यादा मुश्किल करनी नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप टैक्स माइनस कर लीजिए। टैक्स कितना माइनस करोगे? 30%। तो हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा वो 70,000 आ जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं सर। उसके बाद हम बात करते हैं शेयर होल्डर फंड्स की। क्योंकि यहां पर शेयर होल्डर फंड्स के नाम पर हमें ये 2 चीजें दे रखी हैं, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, तो इन दोनों को ही जोड़ के हमारा शेयर होल्डर फंड्स भी आ जाएगा। तो 4 लाख और 6 लाख को जोड़ लो, ये हो गया 10 लाख। बेसिक सा क्वेश्चन था। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमारा हो जाएगा 70,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। मेरे ख्याल से 7% होना चाहिए, ठीक है ना? 7% हो गया हमारा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, ABC Limited has earned 12% return on total assets of rupees 8 lakhs। अच्छा, टोटल एसेट्स के रिटर्न का फॉर्मूला क्या था? सर नीचे टोटल एसेट्स और ऊपर पैट। कहने का मतलब ये, अगर वो आपसे ये कह रहा है कि हम 12% का रिटर्न कमा रहे हैं 8 लाख के एसेट्स पर, तो वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि आप 8 लाख पर 12% का नेट प्रॉफिट मतलब पैट कमा रहे हो, है ना? यही तो बोला। और आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, आप क्यों ज्यादा दिमाग लगा रहे हो? आप लगाओ सीधा फॉर्मूला। भाई मैंने आपको लॉजिकली सब एक्सप्लेन किया है, बट कहीं भी लेकिन फंसो तो आप ये भी कर सकते हो कि सीधा फॉर्मूला लिखो। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स का फॉर्मूला हमने लिखा था अभी, क्या लिखा था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। भाई इतना तो समझ में आता है, क्योंकि टोटल एसेट्स का रिटर्न है तो नीचे टोटल एसेट्स आएगा, और यहां पर हम प्रॉफिट लेकिन कौन सा ले रहे हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये कितना दे रखा है हमको? 12। अब ध्यान रखना, अगर आप यहां 12/100 लिखते हो तो यहां पे 100 से मल्टीप्लाई मत करना। कुछ बच्चे दोनों जगह वहां 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, यहां 100 से डिवाइड भी कर देते हैं, और फिर वो ऑफ कोर्स आंसर नहीं आएगा ऐसे। या तो यहां 100 से मल्टीप्लाई करो या यहां 100 से डिवाइड करो, लेकिन कुछ एक करो, क्योंकि हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां सिर्फ 12 ही लिखेंगे। अच्छा जी, पैट अपॉन 8 लाख इनटू 100, तो हमारा पैट निकल आएगा 8 लाख इंटू 12/100
96,000 का हमारा पैट आ गया, पैट हमारा 96,000 का आ गया। अच्छा एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब हम कभी वर्ड बोलते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का मतलब पैट ही होता है। मतलब ये जो पैट वर्ड है बेसिकली ये क्या है, इसको हम नेट प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। ये बात मैंने पहले बताई भी थी, जब बोलती है कंपनी की हमने नेट प्रॉफिट इतना रिपोर्ट किया, वो बेसिकली मालिकों के प्रॉफिट की बात कर रही होती है, और मालिकों के प्रॉफिट को क्या बोल देते हैं, पैट। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे उसने यही बात बोली है कि नेट प्रॉफिट रेशियो 8% है, नेट प्रॉफिट के लिए चाहिए नेट प्रॉफिट, और वो हम निकाल चुके हैं पैट। भाई नेट प्रॉफिट पैट ही तो होता है, तो हमारे पास पैट है और रेशियो दे रखा है। क्या इसकी मदद से आप सेल नहीं निकाल सकते, सेल ही तो मांगी है उसने। तो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताइए। सर नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जिसको हम पैट ही बोल देते हैं, डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो हमें दे रखी है 8%, और हमें नेट प्रॉफिट हमने निकाल दिया है 96,000। इसकी मदद से अब आप चाहो तो क्या निकाल सकते हो, सेल्स निकाल सकते हो, और निकाल लो भाई सेल्स। तो हमारी सेल्स हो जाएगी 96,000 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, ये हो गया 12 लाख रुपए की सेल। चेक कर लो जी आप एक बार, 12 लाख रुपए की सेल सी। क्वेश्चन 68 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए जरा देखें क्या बोलता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको दे रखी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं। और आप ये बात जानते हैं कि इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये पता है हमारे कौन से खर्चे हैं, ये दोनों हमारे ऑपरेटिंग खर्चे हैं। इनकम स्टेटमेंट को याद करोगे ना आप, एक बार उसको रिवाइज करोगे वापस से, तो आपको पता लगेगा ये दोनों ऑपरेटिंग खर्चे हैं। अच्छा उधार की सेल दे रखी है और कैश सेल दे रखी है, इसका मतलब हमें इनकम स्टेटमेंट में ध्यान रखना, ना उधार ना कैश, टोटल सेल आती है। तो हमारी टोटल सेल जो आएगी वो इन दोनों को जोड़ के आएगी, इन दोनों को जोड़ के आएगी हमारी टोटल सेल। इसने हमसे मांगा क्या है, इसने हमसे मांगा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पहली 6 रेशियो में से आपको किसी को भी निकालना हो, नीचे क्या आता है सेल, और ऊपर क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कहने की बात यहां पर यह है कि आपको ना इनकम स्टेटमेंट यहां पर बनानी पड़ेगी। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनानी पड़ेगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। तो आइए जरा इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत हम करते हैं सेल्स से, और सेल्स हमारी टोटल आती है तो 475 प्लस 125, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारी सेल हो जाती है 6 लाख रुपए की। इसमें से माइनस कर देते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इस क्वेश्चन में वो कितने का है, 4 लाख रुपए का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां से हो जाएगा माइनस, और ये जो आ जाएगा हमारा, इसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितने का हो गया, 2 लाख रुपए का हो गया। इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारे ऑपरेटिंग खर्चे, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे हैं वो हैं 35 और 45, ये हो गया 80,000। और ये आ जाएगा हमारा अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक लाख 20,000। और अगर अब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे आप, सर हम लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसको डिवाइड करेंगे सेल्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1,20,000 का, सेल्स है 6 लाख रुपए की, इंटू 100। बताओ जी कैलकुलेट करके कितना आता है। सर ये आ रहा है 20%, 20% हो गया सी। अगर आप थोड़ा सा पहले का डिस्कशन याद करें, हमारी यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है 20% की। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए हमारी ऑपरेटिंग रेशो क्या होगी, तो 80% होगी। पूछा नहीं है, पर मैं यहां पर अगर आपको ऑपरेटिंग रेशो निकालना चाहूं तो कितनी होगी, 80%। और थोड़ा सा पहले का डिस्कशन हो भी जाएगा वापस से। हमारी सेल कितने की है, यहां पर 6 लाख की सेल है।
अब आप मुझे बताइए, इस 6 लाख की सेल में से हमने फिलहाल इस इनकम स्टेटमेंट में कितने खर्चे माइनस किए हैं? सर एक खर्चा ये रहा और दूसरा खर्चा ये रहा, और ये दोनों के दोनों जो है ऑपरेटिंग खर्चे ही हैं। इसको हम डायरेक्ट ऑपरेटिंग खर्चा बोलते नहीं है, सीओजीएस बोलते हैं, पर असल में ये डायरेक्ट ऑपरेटिंग खर्चा है और ये वाला इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग खर्चा है। दोनों को जोड़ दे अगर हम, तो ये कितना आता है? 4,80,000। और बचा हुआ 6 में से 480 ये हो गया, बचा हुआ 1,20,000 हमारा क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो मैं अगर इसको भी परसेंटेज में निकाल दूं और इसको भी परसेंटेज में निकाल दूं तो कितना निकलेगा? 480 को डिवाइड कर दो 6 लाख से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये 80% आएगा। और ये तो हम निकाल ही चुके हैं 20%। नहीं, ये जो 80% है इसको कौन सी रेशो बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशो। कौन सी रेशो है ये? ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का सम 100% ही होगा। ऑपरेटिंग रेशो में कौन से खर्चे आते हैं? दो खर्चे आते हैं, सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर वो हमसे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो मांगेगा, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम 80,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100 करके दे देंगे। बाकी यहां पे इसने मांगा ये सब कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनालिसिस बता दिया थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 69 में उसने हमसे ऑपरेटिंग रेशो ही मांगी है। पहले ऑपरेटिंग रेशो बताइए क्या होता है। ध्यान रखें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो नहीं मांगी है उसने, कौन सी मांगी है? ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो में हम न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लेते हैं और साथ में लेते हैं क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये दोनों लेंगे हम और डिवाइड किससे कर देंगे? सेल से, इनटू 100। तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो दे रखा है, हमें यहां पर अब किसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी? सीओजीएस निकालने के लिए। और मेहनत भी कोई बहुत लंबी चौड़ी थोड़ी करनी है, सीधी सीधी सारी बातें बता रखी है। 10 लाख का सेल है, जीपी माइनस कर लो। जीपी कितना बता रखा है उसने? 20%। 10 लाख का 20% कितना हो गया? 2 लाख रुपए। हमारा सीओजीएस कितना आ गया? 8 लाख रुपए का। सीओजीएस हमारा 8 लाख रुपए का आ गया। और अब आप ऑपरेटिंग रेशो में पुट कर दीजिए। ऑपरेटिंग रेशो में सीओजीएस चाहिए 8 लाख रुपए का और ये खर्चे हैं 20,000 के, डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। मेरे ख्याल से 82% आएगा, चेक कर लो आप भी। 82% ही आ रहा है। सी। अच्छा, मैं यहां पर आपसे एक बेसिक सा सवाल करता हूं, क्या आप यहां पर वर्बली बिना किसी कैलकुलेशन किए आप बता सकते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का सम टोटल 100% होता है। अगर हमारी ऑपरेटिंग रेशियो 82% है, इसका मतलब यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 18% होगा। आप देख लीजिए, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है? 2 लाख रुपए का। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर देंगे 20,000 के, तो कितना आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 1,80,000। और 1,80,000 को 10 लाख से डिवाइड कर लो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 18%। नहीं, ऐसे तो कुछ होने वाला है। जैसे यहां पर हमें पता है कि हमारी सेल 10 लाख रुपए की है, इसमें से कुछ खर्चा हमारा सीओजीएस पर हो गया। सीओजीएस पर हमारा कितना खर्चा हुआ है? 8 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। सीओजीएस पर हमारा 8 लाख का खर्चा हुआ है। उसके बाद हमारा कुछ खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे हुआ है, वो कितना हुआ है? 20,000 हुआ है। और बचा हुआ क्या होगा? इन दोनों खर्चों को माइनस करने के बाद बचा हुआ हमारा क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितने का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा? 10 लाख में से 8-20 का हिसाब हो गया, 1,80,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। इन दोनों को जोड़ दें तो ये हमारी ऑपरेटिंग रेशियो है। इन दोनों को जोड़ दें तो ऑपरेटिंग रेशियो कितनी परसेंट है? 82%। और अगर यहां से इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 18%। यही बात है बस। अगले क्वेश्चन को करने से पहले एक बात वापस से रिफ्रेश करते हैं कि जो ये पहली 3 रेशियोज हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट से कनेक्टेड है, क्योंकि पहली 3 रेशियो प्रॉफिट से कनेक्टेड है, इसलिए जितनी ज्यादा होंगी उतना बेहतर। ऐसे ही फिर ये जो अगली 3 रेशियोज हैं, ये खर्चे से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ऑपरेटिंग या एक्सपेंस रेशियो खर्चे से रिलेटेड है, ये जितनी कम होंगी उतना बेहतर। और जो हमने अभी अभी 4 रेशियोज देखी, ये सब ना रिटर्न है, रिटर्न। ये किसी ना किसी का रिटर्न निकाल रही है, और रिटर्न रेशियोज भी जितनी ज्यादा होंगी उतना बेहतर। नहीं, ये भी जितना ज्यादा होंगी उतनी बेहतर। आती है बात समझ में? आइए अब जो है अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज, द प्रिजम्पशन डज नॉट अप्लाई टू। कह रहा है जितना ज्यादा हो उतना बेहतर, ये प्रिजम्पशन इनमें से किस रेशियो पर अप्लाई नहीं करेगी? अगर हम नीचे से स्टार्ट करें
तो नेट प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये दोनों तो प्रॉफिट वाली रेशियो है, तो इनमें तो ये प्रिजम्पशन बेस्ट है कि जितना ज्यादा हो उतना बेहतर, जितना ज्यादा ये रेशियो होगी इसका मतलब उतनी अच्छी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है। और इवन एसटीआर पे भी ये प्रिजम्पशन लगता है। आप एसटीआर का लॉजिक याद करो, अगर हमारा एसटीआर ज्यादा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, हम लाते हैं बिकता है, लाते हैं बिकता है, जल्दी जल्दी हमारा जो स्टॉक है वो रोटेट हो जाता है कैश या फिर डेटर्स में, तो एसटीआर भी जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है। लेकिन जब बात आती है ऑपरेटिंग रेशियो की, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं, मतलब ये एक खर्चे वाली रेशियो है, इसलिए इसके लिए अगर हम बोलेंगे जितना ज्यादा हो उतना बेहतर, तो बिजनेस लुट जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए क्या प्रिजम्पशन होनी चाहिए, जितना कम हो उतना बेहतर, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए ये प्रिजम्पशन नहीं चल पाएगी। देखो यहां पर हमने रेशियोज का सारा क्लासिफिकेशन किया और अब हम रिवाइज करेंगे इस चैप्टर के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। देखो जब हम रेगुलर बैच में थियरी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं तो हमें लगभग एक क्लास मतलब 2 सवा 2 घंटे का वक्त लगता है। अब फिलहाल हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो इतना तो डिटेल वक्त नहीं देंगे, लेकिन इस बात का मैं जरूर ध्यान रखूंगा, भले ही थोड़ा फास्ट ट्रैक ही सही, लेकिन समझ में आपको सब कुछ आए, ठीक है। पहला यहां पर जो हम थियरी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब मैं वर्ड बोलता हूं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये एक वाइडर टर्म है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब कुछ आता है। और ये कह रहा है कि बताइए कि इनको बनाने के पीछे, प्रिपेयर करने के पीछे क्या बेसिस रहता है। मोटे मोटे तौर पर देखें तो पीएनएल बैलेंस शीट को बनाने के पीछे हम क्या बेस लेते हैं उसकी बात हमें करनी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बेस तो यही है कि पूरे साल भर में जो आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको आपने रिकॉर्ड किया होगा, मतलब पूरे साल भर में जो फैक्ट्स या जो तथ्य हुए हैं उनको आपने रिकॉर्ड किया होगा। जैसे कि मैंने किसी को कुछ सामान बेचा, उसने बदले में मुझे पैसे दे दिए, इसको हम सेल्स बोलते हैं। इसको हमने कई बार किया होगा पूरे साल में, रिकॉर्ड भी किया होगा, तो ये जो रिकॉर्ड किया है इसके बेसिस पे पीएनएल बैलेंस शीट बनता है। भाई सेल जो है वो कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसे ही मैंने जो है कई सारे एम्प्लॉइज को जिनसे सर्विस ली उनको सैलरी पे करी, तो सैलरी पे करी ये भी एक फैक्ट था, ये भी एक तथ्य हुआ, पूरे साल भर में 12 बार हुआ, 12 बार सैलरी दी। क्या मैंने इसको रिकॉर्ड किया होगा, किया होगा, तो इसको भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके आओ। सैलरी कहाँ आती है, पीएनएल में। मैंने हो सकता है मशीनें खरीदी हो, मशीनें खरीदी होंगी तो वो बैलेंस शीट में आएंगी। मतलब ये कि जो पूरे साल भर में आपके फैक्ट्स रिकॉर्ड हुए हैं वो तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बेस है, उसके बेसिस पे तो हमें पीएनएल बैलेंस शीट बनानी ही बनानी है। उसके बाद है कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब कन्वेंशंस का मतलब यहां पर क्या है कि कुछ परंपराएं चली आ रही हैं, कुछ परंपराएं ऐसी हैं, कुछ ऐसे कह सकते हो कस्टम चले आ रहे हैं जिसके बेसिस को दिमाग में रखते हुए मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि फ्यूचर में अगर आपको कोई नुकसान दिख रहा है तो उसको आज ही बुक कर लो। फॉर एग्जाम्पल हम पास्ट में हमने देखा कि हर साल ना 2% जो हमारे डेटर हैं पैसा मार देते हैं। अभी हमारे बैड डेट हुए नहीं है, अभी हमें कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहा कि हमारे डेटर हमारे पैसा मारेंगे, लेकिन पास्ट को देखते हुए हमने कहा भाई फ्यूचर में ये नुकसान होने की आशंका रहती है, इसको आज ही प्रोवाइड कर दो। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा कि आप अपने स्टॉक को वैल्यू करो कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। मान लो ये पेन मैं 10 रुपए का लेके आया, अब मैं सोच रहा था कि 12 रुपए का बिकेगा, लेकिन कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा हुआ कि भाई ये पेन 8 रुपए का बिकने लगा। अब ये 8 रुपए का बिक रहा है, मतलब 10 का मैं लाया हूं, 8 का बिक रहा है, 2 रुपए का नुकसान मैं आज ही बुक कर लूंगा। जबकि नुकसान होगा कब, जब मैं बेचूंगा, लेकिन मैं आज ही बुक कर लूंगा। मतलब कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस पर मुझे वैल्यू करना होता है। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा मेटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करो, इररिलेवेंट चीजें इग्नोर मारो। जैसे कि हम कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पैसे को इग्नोर कर देते हैं, मतलब हम राउंड ऑफ करते हैं। अब पैसे को दिखाएंगे, दिखा तो सकते ही हैं भाई, वो भी डिस्क्लोजर तो है ही, लेकिन इररिलेवेंट है, उसको इग्नोर किया जा सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करो। ये भी एक कन्वेंशन है। फिर है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का बेसिक मतलब होता है एजम्पशंस। अब हम कई सारी ना एजम्पशंस लेते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट को बनाते वक्त। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन है गोइंग कंसर्न की। गोइंग कंसर्न का मतलब जब भी कोई इंसान बिजनेस शुरू करता है तो वो इसी सोच से बिजनेस शुरू करता है कि ये बिजनेस बहुत पीढ़ियां चलाएंगे, मतलब मेरी आने वाली कई पीढ़ियां बिजनेस चलाएंगी, ठीक है। तो कोई ये नहीं सोच के बिजनेस शुरू करेगा कि बस 2-4 साल कमा के बंद कर देंगे, नहीं। और इसका दिखता भी है हमारी अकाउंटिंग करते वक्त कि हम गोइंग कंसर्न का एजम्पशन फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब मान लीजिए मैं कोई फिक्स एसेट लेके आता हूं, मान लो मशीन लेके आया, मैं उसकी लाइफ एस्टिमेट करता हूं, मैं कहता हूं देखो ये 10 साल चल जाएगी, 10 साल चल जाएगी, इसका मतलब
इसके लॉस को, इसके खर्चे को मैं 10 साल में राइट ऑफ करूंगा, मतलब मैं हर साल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा हूं। ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं गोइंग कंसर्न का एजम्पशन फॉलो कर रहा हूं। आप बात समझ रहे हैं? तो कुछ एजम्पशंस होती हैं जिसको फॉलो करते हुए मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाता हूं। ऐसे ही कई बार हम अपनी पर्सनल जजमेंट भी लेते हैं। पर्सनल जजमेंट का मतलब, जैसे आपने डेप्रिसिएशन के 2 मेथड सुने होंगे, डब्ल्यूडीवी, एसएलएम। अब हमें हमारे एसेट को कौन सा सूट करता है वो सोच के हम कोई भी एक मेथड को चूज करते हैं, डब्ल्यूडीवी लगाएंगे या एसएलएम लगाएंगे। स्टॉक के वैल्यूएशन को जब करते हैं तो वहां पर फीफो या वेटेड एवरेज होता है, तो वो हमें, हमारे पास एक जजमेंट है कि हम कौन सा लगा दें। तो पर्सनल जजमेंट जो है वो हमारे पास कई बार होती है, और वो जो पर्सनल जजमेंट कई बार बहुत हावी ना हो जाए, इसलिए एक और भी हमें कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना पड़ता है कि कंसिस्टेंसी को फॉलो करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ऐसा नहीं कि इस साल एसएलएम लगा लिया, अगले साल डब्ल्यूडीवी लगा लिया, फिर एसएलएम लगा लिया, फिर 4 साल डब्ल्यूडीवी लगा लिया ना। अगर अभी आपने इस साल अगर एक एसेट पे सोचा है कि एसएलएम लगाओगे तो हर साल एसएलएम लगाना है। अगर अपने स्टॉक को आप फीफो से वैल्यू करना चाहते हो तो हर साल फीफो से वैल्यू करना है। तो कंसिस्टेंसी की बात आती है। अगला हमारा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस नोट्स। देखो, वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर हमारा एक सेपरेट चैप्टर है, बट यहाँ पर मैं एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग आपको दे देता हूँ। सीए इंस्टीट्यूट ने कई सारे मैटर्स पर अकाउंटिंग ना प्रिस्क्राइब कर रखी है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा होते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम का चैप्टर हमारे सिलेबस में है। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को अप्लाई होते हुए देखेंगे। ठीक ऐसे ही जब हम कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। ठीक ऐसे ही स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है, इस पर एएस 2 है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम एक अर्निंग पर शेयर हमें रिपोर्ट करनी होती है, वो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है उसके ऊपर एएस 20 है। हमारी रिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजेक्शन हुई हैं उनके डिस्क्लोजर कैसे देने हैं उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है। ऐसे ही बड़े सारे मैटर्स पर अकाउंटिंग है। और ठीक ऐसे ही गाइडेंस नोट भी होते हैं। जब मान लीजिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस है या जो सीएज इन जनरल हैं, उनको अगर किसी मैटर पर अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है और कोई स्टैंडर्ड वगैरह भी नहीं है, तो फिर सीए इंस्टीट्यूट ना एक गाइडेंस नोट इशू कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट पीएनएल बनाने में कई सारी ऑपरेशनल डिफिकल्टीज आती हैं, तो उसके ऊपर सीए इंस्टीट्यूट ने एक गाइडेंस नोट इशू कर रखा है। आगे चल के हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, उसके ऊपर भी एक गाइडेंस नोट है। हालांकि उसके ऊपर तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है जिसे इंड एएस बोलेंगे, वो भी हम वहां पर देखेंगे। तो मुझे बताइए हमारे ये 5 बेसिस कौन कौन से हैं? सर, पहला बेस है रिकॉर्डेड फैक्ट्स, दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, तीसरा है पोस्टुलेट्स, चौथा पर्सनल जजमेंट, और फाइनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस नोट। आइए जरा देखते हैं अगला थ्योरी क्वेश्चन। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये 6 यूजर हैं। हालांकि अगर आप किसी और ऑथर की बुक देखोगे तो हो सकता है आपको 6 से ज्यादा भी दिखे, पर हमें फिलहाल ये 6 देख के जाना है। पहला जो है वो है मालिक लोग। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट यूजर है। आप जरा सोचें, इन्होंने तो पैसा लगा रखा है बिजनेस में, और इन्होंने ऐसा पैसा लगाया है कि सबसे ज्यादा रिस्क भी इनका ही है। मालिक लोगों का सबसे ज्यादा रिस्क होता है, तो ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट देखें कि कंपनी ने क्या कमा के दिया है। जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या वो कमाई करके दी है कि नहीं दी है। अगर कमाई नहीं करके दी होगी तो मैनेजमेंट से सवाल करेंगे, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ये भी डिसाइड करेंगे क्या इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहे या इनके शेयर बेच के निकल के किसी और कंपनी को पकड़े। मतलब ये है सीधा सीधा, ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है, तो ये तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में। और ये अगर सवाल करेंगे तो किससे करेंगे? कंपनी की मैनेजमेंट से। और ये बताइए, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा कौन? मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ना एक बड़ी वाइड टर्म होती है, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंपनी का सीईओ या सीएफओ आता है, इसमें हर एक इंसान आएगा जो कहीं ना कहीं कंपनी को मैनेज करने में हेल्प कर रहा है। वो हो सकता है फाइनेंस मैनेजर हो, वो हो सकता है प्रोडक्शन मैनेजर हो, वो सकता है सेल्स मैनेजर हो। हर एक की अपनी अपनी नजर है। अगर एक फाइनेंस मैनेजर को देखोगे तो वो कंपनी को के पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है उस पर मेन फोकस करेगा। अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर को देखोगे तो वो बेसिकली ये देखेगा कि हम कितना रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं और कितना फिनिश आउटपुट बन रहा है, मतलब हमारा इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है। अगर सेल्स मैनेजर को देखोगे तो वो पीएनएल में क्या देखेगा कि मार्केटिंग पे कितना खर्चा किया है और उसके हिसाब से सेल उतनी हुई है कि नहीं हुई। मतलब हर एक इंसान जो कंपनी को मैनेज कर रहा है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का देखने का नजरिया डिफरेंट है। और अगर आप कंपनी के सीईओ की बात करोगे तो वो तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करेगा। क्यों? क्योंकि वही वो इंसान है जिसको शेयर होल्डर्स को एजीएम में जवाब देने पड़ेंगे।
तो मैनेजमेंट का ये रोल है। अच्छा, इनके अलावा, मालिक लोगों के अलावा हमें और किसने पैसे दिए हैं? हमें लेंडर्स ने, मतलब आउटसाइडर्स ने पैसे दिए हैं। और आउटसाइडर भी दो तरीके के, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अब जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं वो ये देखेंगे क्या हम टाइमली अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है वो ये चेक करेंगे क्या हमारा इंटरेस्ट टाइमली पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। कहीं हमने ऐसा तो नहीं कि किसी इंटरेस्ट की पेमेंट को डिफॉल्ट कर दिया हो या किसी प्रिंसिपल रीपेमेंट को डिफॉल्ट कर दिया हो। ये इतने खतरनाक लोग हैं कि आजकल तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का जमाना है। जहां हमने घपलेबाजी करी, जहां हमने डिफॉल्ट मारा, ये तो कंपनी बंद कराने में भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद है सरकार। सरकार को क्या चाहिए? टैक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्या आप टैक्स दे रहे कि नहीं दे रहे? जो कमाई कर रहे हो सरकार देखेगी क्या उसके हिसाब से टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। और सरकार की एक और बड़ी जिम्मेदारी है फ्रॉड को रोकना। भाई अल्टीमेटली कोई भी बड़ी कंपनी जब फ्रॉड करती है तो फ्रॉड किस चीज में करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो सरकार की यहां भी जिम्मेदारी हो जाती है, अगर किसी कंपनी का कोई फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉरेंसिक ऑडिट हो जाता है। नहीं तो सरकार का ये भी एक रोल पड़ता है। उसके बाद है पब्लिक। आपको लगेगा सर पब्लिक क्यों? अच्छा, आप एक बात बताइए, मैं क्लास में कई बार कॉर्पोरेट एग्जांपल्स देता हूं, हो सकता है वो एग्जांपल देने के लिए मुझे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना पड़े। मेरे अगर आपने यूट्यूब पे शॉर्ट्स के देखे हो वीडियोस, तो वो शॉर्ट्स में मैंने कई सारे कॉर्पोरेट एग्जांपल लिए हैं। वो एग्जांपल देने के लिए हो सकता है मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेफर करना पड़ता हो। अब बताइए, ना तो मैं शेयर होल्डर हूं, ना मैं कोई लेंडर हूं, ना मैं कोई सरकार हूं, ना मैं मैनेजमेंट हूं कंपनी की, लेकिन मैं किस कैटेगरी में आ गया? मैं इस पब्लिक की कैटेगरी में आ गया। मान लीजिए कोई एनजीओ है, वो ये देखना चाहता है अरे यार कंपनी तो बड़े प्रॉफिट कमाती है लेकिन सीएसआर पे कोई खर्चा नहीं करती, सीएसआर पे खर्चा करना पड़ता है, तो उसने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख डाले। मतलब एक एनजीओ ने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे। बड़े बड़े बिजनेस, अगर आप स्कूल्स को देखोगे तो वहां के प्रोफेसर जो हैं केस स्टडीज करवाते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की। नाइका इतना प्रॉफिटेबल कैसे हो गया, जोमैटो के बारे में, स्विगी के बारे में, मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की वो केस स्टडीज करवाते हैं। तो उसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेफर करते होंगे। नहीं, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने या फिर कहें कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने किसी कंपनी के अगेंस्ट एक नोटिस भेज दिया कि तुम्हारा जीएसटी ठीक से पेड नहीं है। अब हमने फिर एक वकील हायर किया। अब वो वकील हायर किया तो वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। वो वकील भी कहीं ना कहीं किस में आ गया? एक पब्लिक कैटेगरी में आ गया। तो पब्लिक जो है एक बड़ी वाइडर टर्म है, इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं, जैसे कि रिसर्चर्स हो गए, एकेडमिशियंस हो गए, लॉयर्स हो गए, और या फिर अगर हम देखें कितने सारे बिजनेस न्यूज चैनल्स हैं जो हर एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए आपको दिखेंगे। तो वो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके वो पब्लिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद है लेबर एंड ट्रेड यूनियंस। लेबर जो है वो किस लिए इंटरेस्टेड होगी? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के चलते उनको बोनस मिलना है, तो शायद वो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखे। और उसके अलावा अगर एक कंपनी लगातार प्रॉफिट 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 रिपोर्ट कर रही है, अच्छे प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, तो उसके एम्प्लॉइज भी पता है क्या करेंगे? वो इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, सैलरी ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आपके घर के आसपास कोई अननोन आईटी कंपनी है और टीसीएस है, आप ज्यादा सैलरी कहां एक्सपेक्ट करेंगे? टीसीएस। क्यों? क्योंकि टीसीएस की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। तो किसी भी कंपनी के जब एम्प्लॉइज होते हैं, जब उसकी कंपनी जो है अच्छा कमा रही है, तो वो उसी हिसाब से फिर रेवेन्यू भी ज्यादा, सैलरी भी ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, तो वो इसलिए यहां पर इंक्लूड होंगे। तो हमारे 6 यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन कौन हुए? शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट। और शेयर होल्डर के अलावा किसने पैसे दिए? लेंडर्स ने। सरकार हो गई, पब्लिक, और उसके बाद लेबर एंड ट्रेड यूनियंस। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन है, टेक्निक्स यूज फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो हमने जो अभी चैप्टर पढ़ा ना, रेशियो एनालिसिस, ये सिर्फ एक टेक्निक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने की, सिर्फ एक टेक्निक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने की कई सारी टेक्निक्स और भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब अभी रेशियो एनालिसिस टॉपिक में सबसे पहली रेशियोज पढ़ी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। आपने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो किसकी मदद से निकाली? सर बैलेंस शीट की मदद से। बैलेंस शीट से उठाया ना करंट एसेट, बैलेंस शीट से उठाई करंट लायबिलिटीज। ऐसे ही आपने जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए आपने ईबीआईडी कहां से उठाया? इनकम स्टेटमेंट मतलब पीएनएल से। इंटरेस्ट कहां से उठाया? पीएनएल अकाउंट से। कहने का मतलब यह हुआ कि हमने कुछ रेशियोज जब भी कैलकुलेट करी, या तो इनकम स्टेटमेंट की मदद ली या बैलेंस शीट की मदद ली, और उसके हिसाब से हमने रेशियोज निकाल ली, और फिर हमने एनालिसिस किया। जब आपने लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो निकाली, तो जितने भी हमारे क्रेडिटर्स थे उन्होंने ये एनालाइज किया कि क्या कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट कर पाएगी। जब हमने कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज या फिर कवरेज रेशियोज निकाली, मतलब जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज निकाली, तो जितने बाहर वाले थे वो ये एनालाइज कर रहे थे कि क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट रहेगी। जब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात कर रहे थे, तो वहां पर हो सकता है मैनेजमेंट इंटरेस्टेड हो कि कंपनी का जीपी रेशियो क्या है, कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए मालिक लोग जो है वो इंटरेस्टेड हो।
नहीं, ठीक है, ऐसे ही अलग अलग रेशियोज का अलग अलग रोल था। मार्केट टेस्ट रेशियोज की बात करें जहां पे डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, पे आउट रेशियो, वहां पर कंपनी के शेयर होल्डर्स थे वो शायद इंटरेस्टेड रहते हो। तो हमने जो अभी काम किया है रेशियो एनालिसिस में, हमने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही एनालाइज किया। रेशियोज निकालने के लिए जो जो आइटम चाहिए थी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही ली। मैंने आपको बैलेंस शीट की टर्म्स में डिस्कशन करवाया, मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट में डिस्कशन कराया, तो अब मैं बेसिकली क्या करवा रहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस। ठीक है, ऐसे ही कैश फ्लो एनालिसिस भी एक और टेक्निक होती है जो हमारे सिलेबस में भी है। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, वहां पर हम कैश फ्लोज को एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि एक बिजनेस में बड़ा पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। अब लेकिन ये भी तो देखना जरूरी है कि पैसा आ कहां से रहा है। मैंने जब कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज किया, आपने 12th में शायद कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा हो, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त 3 तरीके से हमारे पास पैसा आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मैं कह रहा हूं पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन जब चेक किया तो देखा उधार के पैसे से आ रहा है, फाइनेंस करना पड़ रहा है। लेकिन मैं यही बात बदल दूं और आपको बोलूं कि नहीं, हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा आ रहा है, तो वो तो पॉजिटिव बात है। हम कहें पैसा जा रहा है बहुत, जा रहा है बहुत, लेकिन मैं आपको ये कहूं कि प्लांट लग रहे हैं, हम मशीनें लेके आ रहे हैं, फैक्ट्रियां सेटअप कर रहे हैं, तो ये तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो पॉजिटिव बात है। तो हम एनालिसिस करना सीखते हैं कई सारी टेक्निक से, जिसमें से ये हम पढ़ चुके, ये हमें अभी आगे पढ़ना है। और आप में से जिन बच्चों ने 12th में कॉमर्स ले रखी होगी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स पर आपने छोटे छोटे शायद क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे 12th क्लास में, लेकिन फिलहाल हमारा यहां पर सिर्फ एक थ्योरेटिकल डिस्कशन करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की। कंपैरिजन करना, कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन करना ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का काम होता है। अब किससे कंपैरिजन करेंगे? या तो एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कंपैरिजन कर लो, इसको इंटर फर्म कंपैरिजन बोलते हैं, या अपना ही कंपैरिजन कर लो पिछले सालों के डेटा से, इसे इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंपैरिजन करें तो हम बोलते हैं कि वो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंपैरिजन हो रहा है, तो ये क्या है? ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है। और अगर हम बैलेंस शीट का कंपैरिजन करें तो ये कहेंगे ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने पहला साल लिया, दूसरा साल लिया, ये हम क्या कर रहे हैं? इंट्रा की इंटर, ये इंट्रा फर्म कंपैरिजन है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का अपने प्रीवियस ईयर के डेटा से कंपैरिजन है। हमने ईयर 1 का डेटा लिया, ईयर 2 का डेटा लिया, और साथ में इंक्रीज डिक्रीज लिया और परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकाल दिया। अब यहां पर हम कई सारे ना कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या है? ये एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। और ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है। हमने चेक किया कि भाई हमारी जो सेल है वो 10 लाख से बढ़ी और जीपी हमारा 3 लाख से बढ़ा। ये तो हो गया हमारा रुपीज में। परसेंटेज में देखा तो 12% से सेल बढ़ा और सीओजीएस 15% से बढ़ा। अब देखने वालों को पता है कि भाई सेल्स जो है अगर 12% से बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी तो वेरिएबल नेचर का होता है, इसको भी 12% से बढ़ना चाहिए। ये क्यों 15% से बढ़ गया? तो हम यहां पर कॉजेस देखना चाहेंगे। हो सकता है कि हमारा जो रॉ मटेरियल, मान लो गाड़ियां बनाते हैं, स्टील का दाम बढ़ गया, या फिर टायर्स में जो रबड़ लगता है रबड़ का दाम बढ़ गया। अब रबड़ का दाम बढ़ेगा तो टायर का दाम भी बढ़ेगा। इसका मतलब सेल 12% से बढ़ी लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15% से इसलिए बढ़ा क्योंकि जो है रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया। या फिर हो सकता है कि हमारा सीओजीएस 15% से बढ़ा, सेल भी 15% से बढ़ना चाहिए था, पर क्योंकि कंपटीशन के चलते हमें इस साल डिस्काउंट देने पड़ गए और डिस्काउंट की वजह से सेल्स का इंक्रीज सिर्फ 12% का आया। मतलब ये कि यहां से ना हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है और उस इंडिकेशन की मदद से हम जो है फर्दर एनालिसिस करते हैं। हम यहां पर और भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हमने एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो 50% से बढ़ाया लेकिन सेल हमारी मात्र 12% से ही बढ़ी। लेकिन देखने वाले ये भी कह सकते हैं भाई आप देखो ना, आपने सिर्फ 50,000 रुपए का एब्सोल्यूट खर्चा किया है लेकिन आपकी सेल जो है वो 10 लाख से बढ़ी है। 50,000 का खर्चा करने पर 10 लाख से सेल बढ़ रही है, ये भी एक व्यू है। लेकिन कुछ लोग इसको भी काउंटर कर सकते हैं कि भाई जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा ये एड की वजह से बढ़ा, हो सकता है ना कि तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, तुम्हारा वर्ड ऑफ माउथ बढ़ रहा हो, तुम पॉपुलर होते जा रहे हो, इस करके भी सेल बढ़ रही हो। तो अलग अलग कारण है, हमें यहां से कुछ इंडिकेशन मिल जाएंगे और उसके हमें फिर कॉजेज देखने हैं। और कॉजेज अगर हमारे ऐसे हैं कि जिसमें हमें एक्शन लेना है तो फिर हम एक रेमेडियल एक्शन भी लेंगे और अदरवाइज हम उन कॉजेज को जो भी ठीक करने की जरूरत होगी वो करेंगे। उसके बाद ये बैलेंस शीट का एनालिसिस है। यहां पर अगर हम देखें तो हमारे प्रॉफिट 6 लाख से बढ़ रहे हैं। अब प्रॉफिट बढ़े तो मतलब पैसा आया होगा। इस पैसे का हमने क्या किया? हमने देखा भाई फिक्स एसेट खरीदे हैं, क्योंकि फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं मतलब खरीदे होंगे। अच्छा, फिक्स एसेट कहां से खरीदे जा सकते हैं? भाई पैसा चाहिए, पैसा या तो आएगा इक्विटी से
इक्विटी से पैसा तो लेकिन आ नहीं रहा, देख लो सेम है, या तो आएगा बाहर वालों से, अरे बाहर वालों के तो पैसे वापस कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 लाख रुपए के हमारे फिक्स एसेट हैं ये बड़े, पता है किस वजह से हैं? क्योंकि हमने प्रॉफिट्स कमाए थे, हमने 4 लाख रुपए यहां लगा दिए। मतलब देखने वाले ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने यहां पर एक्सपेंशन किया है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल अक्रूवल्स, और बल्कि 6 लाख रुपए कमाए थे, 4 लाख रुपए तो हमने फिक्स एसेट में लगा दिए और 2 लाख रुपए का उधारी भी चुका दी। नहीं, ये भी एक पॉजिटिव साइन दिखेगा आपको। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये क्या है? ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का एग्जांपल है। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की क्या खास बात होती है कि हम या तो इनकम स्टेटमेंट लेते हैं या बैलेंस शीट लेते हैं, और उसके डिफरेंट आइटम्स को हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजंस, मतलब विद द हेल्प ऑफ चेंजेस। हम चेंजेस देखते हैं और देखते हैं कि किसका इंपैक्ट क्या पड़ा। और यहां मैंने ना मात्र गिनती की कुछ 3-4 आइटम लिए हैं। सपोज पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट आपके सामने बना हुआ हो और सबके कंपैरिजंस हो रखे हो, तो सोचो आप कितने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हो। आपने कभी किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखी हो तो एनुअल रिपोर्ट में आप देखिएगा वहां पर भी कंपैरिजंस होते हैं, वहां पर भी हमें क्या होता है? करंट ईयर की फिगर्स, प्रीवियस ईयर की फिगर्स, ताकि जो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपैरिजन कर सके। मतलब एनुअल रिपोर्ट भी जो बनती है वो भी बेसिकली एक तरह की कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही तो है, नहीं, जहां पर इंट्रा कंपैरिजन हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन का उसके प्रीवियस ईयर के डेटा से कंपैरिजन हो रहा है। ये बात समझ में आती है? उसके बाद है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। नाम ही देख रहे हो, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। देखो मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आपको 2 कंपनियों को कंपेयर तो करना है, पर एक कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करोड़ों में है और एक कंपनी का रेवेन्यू जो है वो लाखों में है। अब कंपेयर कैसे करोगे? दोनों के साइज ही अलग है। वहां पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ना इतना काम नहीं कर पाएंगी, वहां पर काम आएंगी ये कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज नाम देख रहे हो, हम पहले दोनों का साइज ही कॉमन कर देते हैं। अब जैसे कैसे किया? यहां देखिए 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी एक्स लिमिटेड और दूसरी कंपनी वाई लिमिटेड। हमने यहां पर देखा कि एक का जो रेवेन्यू सेल है वो 1 लाख है, दूसरे का 5 लाख है। ऐसे ही आप देखोगे बाकी आइटम में भी काफी फर्क है, मतलब साइजेस डिफरेंट है। तो हमने क्या किया? पहले इनकम स्टेटमेंट में किसी भी एक आइटम को चूज कर लिया कि बेस क्या लें, और सारे के सारे आइटम को उस बेस के अकॉर्डिंगली परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। जैसे कि आप याद करो, जब हम वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पढ़ रहे थे वहां पर सबके लिए हमने बेस क्या लिया था? पहली 6 रेशियोज के लिए सेल लिया था। ऐसे ही हम इनकम स्टेटमेंट में देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी फिगर सेल होती है, हमने सेल को बेस ले लिया। अब हमने क्या किया? हमने पहले 1 लाख किसी ने ना 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा? 100%। 7,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 60%। 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 40%। 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100। मतलब हमने क्या किया? सबको सेल के कॉन्टेक्स्ट में, यहां सेल्स क्या है? एक कॉमन बेस है, उसको कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया। मतलब कह सकते हो कि रेशियो में बदल दिया। जैसे ही हमने उसको एक कॉमन बेस के अगेंस्ट बदल दिया, अब जानते हो ये आप देखो, यहां पर आप देखो अब कंपैरिजन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? हमने सबको सेल के रिस्पेक्ट में, मतलब 100 रुपए के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया। आप देखो यहां पर सबको 100 रुपए के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया। अब हमें समझ में आता है, अच्छा जो एक्स लिमिटेड है उसका ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60% है, दूसरे वाले का 80% है। मतलब जो एक्स लिमिटेड है वो अपने गुड्स जो है 60% खर्चे पे ही बना लेती है, और दोनों मान लो सेम इंडस्ट्री की है, तो दूसरी कंपनी जो है वो अपने गुड्स को 80% खर्चे पे बनाती है। तो देखा जाए हम कह सकते हैं कि एक्स लिमिटेड का ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर है, और इसलिए उनके ऑपरेटिंग मार्जिन या कहें जीपी मार्जिन बेहतर है। यहां इनका जीपी मार्जिन 40% का है और यहां पर इनका जीपी मार्जिन कितना है? 20% का है। वैसे देखा जाए दोनों के दोनों एब्सोल्यूट फिगर्स में 30-30 हजार का प्रॉफिट कमाते हैं। देखने वाले पहले अगर ये कॉमन साइज हमने रेशियोज ना निकाली हो तो पहले देखने वाले को क्या लगेगा? अरे दोनों एक ही जैसी तो हैं, दोनों का 30,000 प्रॉफिट है। लेकिन आप देखिए इसने 1 लाख की सेल पर 30,000 कमाया है, इसने 5 लाख की सेल पे 30,000 कमाया है, इसने 30% का नेट प्रॉफिट रेशियो दिया है, इसने 6% का नेट प्रॉफिट रेशियो दिया है। मान लो एक्स लिमिटेड का सेल भी आप 5 लाख तक ले जाओ, इसका तो नजारा ही बदल जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी का। अब बात समझ रहे हैं कि यहां पर हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट निकाल के अब उनके साइजेस का फर्क ही नहीं पड़ता। अब साइज चाहे जो मर्जी हो, हमने सारी चीजें 100 रुपए के बेस पर सेल को बेस लिया, एक कॉमन बेस आइटम लिया
और उसके रिस्पेक्ट में सब कुछ कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने बैलेंस शीट में देखा, हमने बैलेंस शीट में भी क्या किया, ये सारी की सारी चीजें जो टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड है, यहां पर टोटल ऑफ एसेट साइड है, उसमें कंपेयर कर लिया, चेंज कर लिया। जैसे कि 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 50%, 3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 30%, 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 20%, ये हमने कर दिया। ऐसे ही यहां पर भी देख लो, सब में हमने सबको चेंज कर दिया एक परसेंटेज में। अब दोनों कंपनियां जो हैं वो अब सेम कॉमन बेस पे आ गई, दोनों का टोटल कितना है 100, यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100, कॉमन बेस पर आ गई। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, अच्छा जो एक्स लिमिटेड है उसने मालिकों से 50% पैसा लगवाया है और इन्होंने 20% लगवाया है। बाहर वालों का यहाँ 50 लगा है, यहाँ बाहर वालों का 80 लगा है। बाहर वालों का ज्यादा पैसा लगा होना रिस्क वाली बात है, क्यों, कल को बिजनेस खराब होगा तो ये जो है बड़ी दिक्कत क्रिएट करेंगे हमारे लिए, इनको तो ब्याज चाहिए ही चाहिए चाहे कुछ भी हो। ऐसे ही अगर हम एसेट साइड को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं, अरे वाई लिमिटेड ने भले ही बाहर वालों का पैसा लिया है लेकिन उन्होंने समझदारी कर रखी है, 70% पैसा फिक्स एसेट में लगा रखा है, इनका मात्र 30% लगा है। मतलब ये हुआ कि इनका 70% पैसा वर्किंग कैपिटल में लगा हुआ है, मतलब करंट एसेट में लगा हुआ है, और इनका मात्र 30% लगा हुआ है। तो अलग अलग कंक्लूजन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एक कॉमन बेस लेकर सबको जो है सेम साइज में लेके आ रहे हैं, ना कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऑल आइटम्स ऑन दी स्टेटमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द बेस आइटम। इनकम स्टेटमेंट में हमने बेस आइटम सेल ले लिया, और बैलेंस शीट में हमने एसेट साइड के लिए एसेट को बेस ले लिया, और लायबिलिटी साइड के लिए इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का जो टोटल है उसको बेस ले लिया। तो हमारी यहां पर 4 डिस्कस हो गई। रेशियो एनालिसिस तो हमने पढ़ा ही है, कैश फ्लो हमें आगे पढ़ना है, फिर हमने कॉमन साइज देखा और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स देखा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी सही है, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम कब आ जाएगी, जब 2 डिफरेंट साइजेस की कंपनीज होगी, और जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है उस पर्टिकुलर ड्रॉबैक को खत्म कर देगी। अगला हमारा है ट्रेंड एनालिसिस। देखो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट का प्रॉब्लम ये था कि वो 2 साल से ज्यादा साल हैंडल नहीं कर पाता। 2 साल तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा साल वो हैंडल नहीं कर पाता। ट्रेंड एनालिसिस, जैसे कि आप नाम ही देख रहे हैं, अगर मल्टीपल ईयर्स हो तो ये टेक्निक जनरली काम आती है। और ना यहां पर हम एक स्टैटिस्टिकल टूल की मदद लेते हैं, जो कि आपने कभी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट कभी पढ़ा हो, वहां पर एक चैप्टर होता है इंडेक्स नंबर्स, उसकी यहां पर हेल्प ली जाती है, और उसकी मदद से हम ये सब एनालिसिस करते हैं। ऑफ कोर्स देखो, जो बाकी की टेक्निक्स हैं, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस हो गई, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हो गई, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हो गई, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं तो वो रेशियो एनालिसिस के हैं। बाकी टेक्निक्स का अगर आप स्टडी मैट देखोगे ना, गिनती की 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, बस वही समझाने के लिए मैं ये सारे एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि वो आपको रटना ना पड़े, आपको बात सीधा लॉजिकली समझ में आए। अब ट्रेंड एनालिसिस में अगर आप यहां पर चेक करें ना, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 साल है, ये 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल भी हो सकते हैं, फिलहाल यहां 4 साल है। अब हम इसको क्या करते हैं, पहले कुछ ट्रेंड परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट किया, जैसे आप देख रहे हो, पहला साल जो है ना, उसको हमने 100 बेस मान लिया, सबके लिए हमने 100 यूज कर दिया। और आगे की फिगर्स कैसे निकाली, 1 लाख, कैलकुलेटर पकड़ो एक बार अगर है तो आपके हाथ में, 1,90,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100 अगर करोगे तो 95% आएगा। 2,40,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100 करोगे तो 120% आएगा। 2,60,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100 करोगे तो 130% आएगा। कहने का मतलब ये कि आपने क्या किया, पहले सबको आपने कन्वर्ट कर लिया 100 को बेस मानते हुए। इससे पता है आपको फायदा क्या होगा, जैसे यहां पर ना हमें ये तो पता लग रहा है कि गिरावट है, ये तो पता लग रहा है कि इंक्रीज है, लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा कि कितने परसेंट से है। जैसे अब देखो, कन्वर्ट करने के बाद आपको ये पता लग रहा है कि गिरावट है, और ये भी पता लग रहा है कि 100 का 95 हुआ है, इसका मतलब 5% से गिरावट है। सीओजीएस में भी गिरावट है, दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है गिरावट है, लेकिन यहां पर आप सीधे सीधे परसेंटेज निकाल पा रहे। ऐसे ही ईयर 1 से लेकर ईयर 3 का कंपैरिजन करोगे तो आपको दिखेगा 20% से इंक्रीज है। ईयर 1 से ईयर 3 का कंपैरिजन करोगे तो आपको दिखेगा 30% का इंक्रीज है। देख पा रहे हैं आप? अच्छा, अब हम यहां पे कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हमने देखा, अच्छा 5% से हमारा सेल्स गिरा, लेकिन सीओजीएस हमारा 1.8% से ही गिरा, जबकि अगर सेल्स 5% से गिरा है तो हमारे खर्चे भी 5% से गिरने चाहिए। जरूर हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बड़ी होगी, या हो सकता है कोई फिक्स खर्चे हो। प्रॉफिट हमारा 12% से गिर रहा है, प्रॉफिट हमारा 12% से गिर रहा है, और ये एक्सपेंसेस भी देखोगे
तो हमारे 3% से गिर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि 5% से गिरावट हुई सेल में, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट 12% से हो गई। इसका मतलब जरूर हमारी जब सेल कम हुई पर खर्चे उस रेशियो में कम नहीं हुए। खर्चे उस रेशियो में कम कब नहीं होते? जब जरूर हमारे कुछ फिक्स खर्चे हों, जैसे इन एक्सपेंसेस में हो सकता है हमारा रेंटल हो, एम्प्लॉय की सैलरी हो, भाई हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जैसी मर्जी हो, इनको तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, फिर ईयर 3 हमारा बहुत शानदार गया, हमारे जो सेल है वो 20% से बढ़ी, 100 का 120 हो गया, और प्रॉफिट हमारा जो है वो 31% से बढ़ गया। और चौथे साल तो हमने गजब ही ढा दिया, 100 से 130, 30% से हमारा सेल बढ़ा और प्रॉफिट हमारा 50% से बढ़ा। देख पा रहे हैं आप? तो ये कुछ हमारे यहां पर कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं। बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में इंडेक्स नंबर वर्ड्स दिखे ना, इंडेक्स नंबर, तो आप समझ जाइएगा वो कौन सी वाली टेक्निक की बात कर रहा है, ट्रेंड एनालिसिस। इट कैन बी डिफाइंड एज इंडेक्स नंबर्स of the movements of various items of financial statements for a number of periods। कई सारे सालों को लिया और उसको हमने ट्रेंड परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली हम एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर्स। उसके बाद हमारी आखिरी टेक्निक है फंड फ्लो एनालिसिस। ये बेसिकली कह सकते हो कैश फ्लो का एक वाइडर वेरिएशन है। जैसे कैश फ्लो एनालिसिस सिर्फ कैश का इंपैक्ट देखता है, फंड फ्लो एनालिसिस फंड का इंपैक्ट देखता है। मतलब फंड का मतलब अगर हम वाइडर मतलब लें तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल का चेंज देखता है। मैं एक एग्जांपल के लेके बताता हूं, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट भी ना एक बहुत बड़ी दुनिया है। इसको अगर समझने की कोशिश करें, इसमें बहुत कुछ है समझने को, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा देता हूं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहां पर हमारे ना इस स्टेटमेंट में एक तरफ है सोर्सेस, कि हमारे पास फंड कहां से आया, शेयर्स इशू करके आया, फिक्स्ड एसेट बेच के आया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम आई, डिबेंचर से पैसा आया, और हमारे जो नॉर्मल बिजनेस करने से फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, जो हम हर साल प्रॉफिट्स कमाते हैं या फिर कहें सेल वगैरह करते हैं, उससे जो आया। मतलब हमारे पास टोटल 1000 करोड़ रुपए का फंड आया। और ये फंड हमने यूज कहां किया? हमने लोन को रीपे करने में यूज किया, मशीनरी खरीदने में यूज किया, इन्वेस्टमेंट परचेज कर डाली, डिविडेंड पे कर दिया और वर्किंग कैपिटल में लगा दिया। वर्किंग कैपिटल में लगाने का मतलब भाई जब आपकी सेल बढ़ती है तो डेटर्स में ब्लॉकेज बढ़ती है, जब आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपको स्टॉक भी ज्यादा रखना पड़ता है, जब आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपको कैश भी ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है, तो ये वर्किंग कैपिटल ही होता है, ठीक है। ये सब चीजें ना नॉर्मली बैलेंस शीट नहीं बताती। बैलेंस शीट आप जानते हो एक स्टैटिक आइटम, एक स्टैटिक स्टेटमेंट है। स्टैटिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर है, 31 मार्च को ही क्लोजिंग आवर्स में बनती है, उसमें चेंजेस वगैरह नहीं आते, पूरे साल भर की मूवमेंट्स क्या है वो सब नहीं आती। यहां मूवमेंट आ गई कि यहां से पूरे साल भर में ऐसे ऐसे पैसा आया, दीज आर दी सोर्सेस, और यहां पर अप्लाई हुआ, दीज आर दी एप्लीकेशंस। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट भी एक बड़ी डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है। अब जनरली हमारे अब फिलहाल सिलेबस में नहीं है, वरना इसको भी समझने में काफी अच्छा वाला वक्त और एनर्जी लगती है, ठीक है। बट आपको इसका एक बेसिक सा जो वन लाइनर है, जो इसकी डेफिनेशन है वो जरूर देख के जानी है। ये सारी बातें यहाँ लिखी हैं। रेशियो एनालिसिस के बारे में मैंने कुछ लिखवाया नहीं क्योंकि इसको तो हमने बहुत अच्छे से समझा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है? रिक्वायर्स कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज में हम क्या करते हैं, एक बेस आइटम लेते हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजों को परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रेंड एनालिसिस बोलते ही क्या दिमाग में लेके आना? इंडेक्स नंबर्स। कैश फ्लो एनालिसिस के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक पढ़ेंगे ही, और फंड फ्लो जो एनालिसिस है इसमें हम बेसिकली एक स्टेटमेंट बनाते हैं सोर्सेज और उसके एप्लीकेशंस का, कहां से आया और कहां पर अप्लाई हुआ। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। तो 6 टेक्निक आपको दिमाग में रखनी है: रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, फिर हमारा ट्रेंड एनालिसिस और फंड फ्लो एनालिसिस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है ना, वो सिर्फ एक ही स्टेप तक सीमित नहीं है कि सिर्फ एनालाइज कर लो, वो सीरीज ऑफ स्टेप्स है। यार सबसे पहले बेसिक स्टेप क्या होना चाहिए कि पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना लो। भाई पहले पीएनएल बैलेंस शीट बनाओ, उसके बाद सोचोगे एनालाइज करने का। अच्छा, पीएनएल बैलेंस शीट बनाने के बाद भी आपने देखा 6 टेक्निक है। अब कौन सी टेक्निक लगाना चाहते हो? रेशियो एनालिसिस लगाना चाहते हो मतलब सिंगल टेक्निक लगाओगे, या एक साथ 2-3 टेक्निक मतलब आप मल्टीपल टेक्निक्स भी साथ लगा सकते हो। मेरे को लगता है कि यार मेरा ऑब्जेक्टिव थोड़ा बड़ा है
तो रेशियो के साथ साथ कैश फ्लो एनालिसिस भी कर लेते हैं, या कंपैरेटिव के साथ साथ ट्रेंड एनालिसिस भी कर लेते हैं। हमने कुछ ऐसा सोचा, तो हमने कहा ठीक है, हम ये डिसाइड करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे कैसे। और हमने अभी पीछे नोटिस किया, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं तो ना हमें एक ट्रिगर मिलता है, हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है, यार यहाँ पे गड़बड़ है या यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है। फिर हम क्या करते हैं, और इंडिकेटर जो मिलने के बाद और इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, और इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, गैदर एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हम ताज होटल से, ताज होटल लिस्टेड कंपनी है, इंडियन होटल्स के नाम से लिस्टेड है। मान लो हमारा उड़ीसा में एक होटल है, उड़ीसा में एक होटल है, और हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से हमारा वो होटल जो है वो हर बार देखते हैं सोल्ड आउट चले जाता है। पहले कुछ टाइम पहले ऑक्यूपाइड रहता था 30-40%, मतलब होटल इंडस्ट्री में एक रेशियो होती है ऑक्यूपेंसी रेशियो, हमने देखा पहले तो 30-40% ही ऑक्यूपाइड रहता था, और अब देख रहे हैं तो पिछले कुछ सालों से सोल्ड आउट सोल्ड आउट सोल्ड आउट। तो हमने कहा ऐसा क्या हो रहा है, हमने कहा देखें कि इसके पीछे कारण क्या है। मतलब हमें एक इंडिकेटर मिल गया एनालाइज करने के बाद, और हमने कहा गैदर एडिशनल इंफॉर्मेशन। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों से उड़ीसा की जो सरकार है वो टूरिज्म पर बड़ा फोकस कर रही है। देखो हर सरकार चाहती है कि उसके वहां टूरिज्म बढ़े, क्योंकि टूरिज्म बढ़ने से वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ने से सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। तभी आप देखोगे पीछे गुजरात ने, जब अमिताभ बच्चन जी को याद है बहुत पहले, आओ कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में, उसके बाद गुजरात का टूरिज्म बहुत बढ़ा। तो उड़ीसा को लगता है हम भी टूरिज्म को बहुत प्रमोट करेंगे, और उसको प्रमोट करने के लिए होटल्स को बोला आओ हमारे यहाँ होटल खोलो, हम तुम्हें लैंड देंगे कंसेशनल रेट पर। होटल लेने के लिए 36 लाइसेंस लेने पड़ते हैं, सारे के सारे लाइसेंस के लिए आपको एक जगह पे लाइसेंस दिलवाएंगे, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे आपको। सिनेमा हॉल्स को बोला आप भी आओ हमारे यहाँ पे खोलो सिनेमा हॉल्स, मॉल्स वगैरह को बोला, मतलब हमने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। अब हमें लगा कि पहले तो हमारे एक होटल की ऑक्यूपेंसी बढ़ रही थी, हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन गैदर करी कि यार उड़ीसा सरकार का पर्सनल इंटरेस्ट है यहाँ पर कि वो टूरिज्म को प्रमोट करना चाह रहे हैं, और यही कारण है कि हमारा होटल सोल्ड आउट जा रहा है। तो हमने कहा अब ऐसा करते हैं, डिसीजन लेते हैं। हमने कहा एक और होटल खोलो। ये कौन सा डिसीजन हुआ, इन्वेस्टिंग डिसीजन। अब इन्वेस्ट करोगे तो पैसा आएगा, हमने कहा उधार लेके कोई बात नहीं, डेट लेंगे, ताज है भाई, बैंक जानते हैं उधार मिल जाएगा आराम से, लेंगे उधार लेंगे, फाइनेंस करेंगे उधार से। और उसके बाद हमने कहा जो जो करना पड़ेगा, एड वगैरह छोड़ेंगे, और अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको मेल छोड़ेंगे कि हमने एक और होटल खोला है, ये है वो है। तो हमने कहा ये सब डिसीजंस लेंगे। सोच लो अभी इंप्लीमेंट नहीं किया, अभी सिर्फ डिसीजन लिया है। गैदर एडिशनल इंफॉर्मेशन के बाद अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक और होटल खोलेंगे और पैसा यहां से रेज करेंगे और ऐसे ऐसे अपने कस्टमर तक अवेयरनेस पहुंचाएंगे, और उसके बाद उस डिसीजन को हम क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। उस डिसीजन को हम क्या करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। होटल खोल दिया। अब होटल खोलने के बाद फिर आपको ये भी तो ऑब्जर्व करना है ना, आपने होटल क्यों खोला था, ये देखने के लिए कि ये भी चलेगा। अब देखो वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, मतलब फिर आप रिजल्ट्स भी ऑब्जर्व करोगे। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालाइज करोगे उन 6 में से कोई भी टेक्निक को यूज करके, और फिर उसके बाद गैदर एडिशनल इंफॉर्मेशन, और वो फिर करने के बाद फिर डिसीजन लो, ऑपरेटिंग नेचर के हो, फाइनेंसिंग नेचर के हो, इन्वेस्टिंग नेचर के हो, और उसके बाद उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट कर दो। और फिर इंप्लीमेंट करने के बाद जो आप देखो कि नतीजे क्या निकल रहे हैं, एनालाइज करो रिजल्ट्स को। लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, यहां पहला लिमिटेशन है कि इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। आपने अकाउंट्स के लिए कई बार ये बात सुनी होगी कि यहां सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जिसको आप पैसों में मेजर कर सकते हो, मतलब जो मॉनेटरी नेचर की होती है। अब मान लो वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, वो रिकॉर्ड नहीं होता अकाउंट्स में, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वर्कर ने स्ट्राइक करी है तो प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन इफेक्ट होगा तो सेल इफेक्ट होगा, सेल इफेक्ट होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी तो इफेक्ट होनी है, मतलब इंपैक्ट तो है लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस मतलब रेशियोज में भी नहीं आएगा। तो ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करता है। डिफेक्टिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अगर मान लो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के आप अकाउंट्स एनालाइज कर रहे हो जिसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो झूठ और फरेब से भरी पड़ी हैं, मतलब उसमें बहुत मैनिपुलेशन है, बहुत ज्यादा उसमें फ्रॉड की उम्मीदें हैं, तो भाई आप मैनिपुलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से अगर रेशियोज निकालोगे तो वो भी तो मैनिपुलेटेड ही निकलेंगी, वो भी डिफेक्टिव ही निकलेंगी। मतलब अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही डिफेक्टिव है तो वहां पर भी प्रॉब्लम है। चेंज इन अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, पहले हम WDV लगा रहे थे, इस बार SLM लगा रहे हैं, पहले हम फीफो लगा रहे थे, इस बार वेटेड एवरेज लगा रहे हैं। मतलब आपने अगर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स बदले हैं तो उससे भी हमारे रेशियोज में इंपैक्ट पड़ेगा। वेरिएशन इन जनरल ऑपरेटिंग कंडीशंस, आप ऐसी दो ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेयर कर रहे हो
जो अलग अलग ऑपरेटिंग कंडीशंस में ऑपरेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत ज्यादा फर्क रहता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर आप देखोगे तो वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ ना सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करते हैं। आप किसी रिमोट विलेज में चले जाओ, वहां पर आपको कोई प्राइवेट बैंक दिखे ना दिखे, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख जाएगा, या फिर कोई भी आपको पीएसयू बैंक देखा। क्यों? क्योंकि सरकार का ये लक्ष्य है कि भाई हर एक बैंकिंग की सुविधा हर एक इंसान को मिलनी चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी रहता हो। तो इसलिए रीजनल बैंकिंग पर भी एक पीएसयू बैंक का फोकस रहता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो कॉमर्शियल सक्सेस ज्यादा देखता है। ठीक ऐसे ही अगर हम इस बात को भी एनालाइज करें कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो किसी भी बर्डन से फ्री होते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में कई बार किसी मान लो बड़े बाबू का फोन चला गया कि इस फलाने बंदे को पैसा देना है, उधार देना है, लोन देना है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी जैसी मर्जी हो उधार देना पड़ेगा, लोन देना पड़ेगा। और वही बंदा अगर प्राइवेट बैंक चले जाए तो वो देने से मना कर देंगे। मतलब अगर दो बैंकों की ऑपरेटिंग कंडीशंस अलग अलग है तो दोनों का कंपैरिजन भी आप कैसे करेंगे? दोनों की रेशियोज में फर्क तो आएगा ही आएगा। एक पीएसयू बैंक की हो सकता है इन रीजनों से एनपीए ज्यादा हो, और प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले में तो उनकी एनपीओ रेशियो, एनपीए जो रेशियो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो रेशियो है, वो शायद थोड़ी सी वर्स निकले कंपेयर टू अदर बैंक्स। देखो स्टडी मटेरियल में ना कुछ ऐसे आपको थियरी टॉपिक्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें ना घुमा फिरा के सेम बातों को ही बार बार रिपीट किया हुआ है। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्कस कर भी चुके हैं। जैसे अभी हमने कंपैरिजन पर बात करी, इंटर फर्म क्या होता है, इंट्रा फर्म क्या होता है। हमने जब रेशियोज पढ़ी तो हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज पर फोकस कर रहे थे, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज पर फोकस कर रहे थे। मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्कस कर चुके हैं, और इनकी अगर आप रीडिंग देंगे ना तो आराम से आपकी जो बातें हैं वो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा पूरा कवरेज बढ़िया से होता है खत्म। प्रैक्टिकल भी मैंने आपको अच्छे से रिवाइज करवा दिया, थ्योरेटिकल भी मैंने कोशिश करी कि आपको ठीक से रिवाइज करवा दिया, और मैं अब इनके ऊपर कुछ एग्जामिनेशन एमसीक्यूज करवा के आज की क्लास को वाइंड अप करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? पहले ये बताओ यूजर कौन कौन थे सर? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, लेंडर्स, पब्लिक, ट्रेड यूनियन एंड लेबर और गवर्नमेंट। ठीक है ना, और यहां पर कौन सा ऐसा दिख रहा है जो यूजर नहीं था? सर हमें तो कस्टमर्स दिख रहे हैं, एज पर स्टडी मटेरियल कस्टमर कोई यूजर नहीं होते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कौन कौन से बेसिस थे? 5 बेसिस थे। पहला रिकॉर्डेड फैक्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, दूसरा पोस्टुलेट्स, और फिर उसके बाद पर्सनल जजमेंट, और फिर फाइनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस नोट। तो यहां पर तो पहले तीनों दिख रहे हैं तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, और 73 में भी मुझे तीनों ही दिख रहे हैं तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। फिर पूछता है 74 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। कॉमन साइज स्टेटमेंट, हाँ जी ये तो थी। स्टैंडर्ड साइज स्टेटमेंट नाम की कोई स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कंपैरेटिव भी है, कॉमन साइज भी है, ट्रेंड एनालिसिस भी है, तो डी ऑल ऑफ द अबव। एक बार मुझे बताओ कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स थी? सर रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ट्रेंड एनालिसिस, और फिर फाइनली फंड फ्लो एनालिसिस। ऐसे ही कुछ था। चलिए अब जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 76, अगेन एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, और 2021 में ही आया है। आइए देखें, मैच द फॉलोइंग है। All items on the statement are expressed as a percentage of the base item. कौन से वाले मेथड में हम एज अ बेस आइटम एक्सप्रेस कर रहे थे? हम सर कर रहे थे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है उसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, ए का सही आंसर है सेकंड। अच्छा, इंडेक्स नंबर वर्ड बोलते ही क्या दिमाग में आना चाहिए? इंडेक्स नंबर वर्ड बोलते ही ट्रेंड एनालिसिस वाला, राइट? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। उसके बाद कहता है कि अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये तो फंड फ्लो एनालिसिस हो गया। स्टडी ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट का एनालिसिस हो गया, राइट? तो हमारा जो सही इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 1 और डी का 4। तो सेकंड, थर्ड, 1 एंड 4, तो सही आंसर इज सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फाइनेंशियल एनालिसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल फॉर इन्वेस्टर फॉर एनालिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट अबव स्टेटमेंट? कह रहा फाइनेंशियल एनालिसिस एक इन्वेस्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करती? पहली, पास्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स
फ्यूचर को एनालाइज करने के लिए हमें पास्ट ही देखना पड़ता है। तो ये तो अबव स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है। फ्यूचर ट्रेंड्स कैन ऑलवेज बी करेक्टली प्रेडिक्टेड। भाई कोविड से पहले किसने सोचा था कोविड इतना भयंकर रूप लेके आएगा? किसने भी नहीं सोचा था। तो फ्यूचर ट्रेंड कभी भी करेक्टली प्रेडिक्ट तो नहीं हो सकते, आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं बस। तो मुझे तो यही स्टेटमेंट लग रही है जो सपोर्ट जो है नहीं कर रही है। अगला भी पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टर रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईदर टू स्टडी द करंट सिचुएशन और टू फॉरकास्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बात है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करंट सिचुएशन या फिर फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए ही करते हैं। तो मुझे सही आंसर लग रहा है बी, ये वाली स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। कह रहा फ्यूचर ट्रेंड हमेशा करेक्टली प्रेडिक्ट हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कहता बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेक इनटू कंसीडरेशन ओनली द फाइनेंशियल फैक्टर्स। बिल्कुल सही बात है, हम सिर्फ वही चीजों को कंसीडर करते हैं जो पैसों में मेजर हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्राइमरीली प्रिपेयर्ड फॉर शेयर होल्डर्स। कहता है मुख्यतः हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो मालिक लोगों के लिए ही बनाते हैं। भाई प्राइमरी कारण तो मालिक लोग ही है, और भी यूजर्स होते हैं, लेकिन प्राइमरी कौन है? जिन्होंने पैसा लगाया है। तो ये भी सही बात लगती है। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट सर्विंग एनी पर्पस टू द प्रोबेबल शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, लेंडर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। ये कहना चाह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और कोई यूजर है ही नहीं, किसी को पर्पस सर्व ही नहीं करती। अरे ऐसे कैसे, मतलब इतने यूजर होते हैं। तो हमें तो यही स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स लग रही है। ये कहना कि वो प्रोबेबल शेयर होल्डर, मतलब मैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूं, तो मैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के बिल्कुल एनालाइज कर सकता हूं कि इन्वेस्टमेंट करूं कि ना करूं। तो ये कहना कि ये इनको पर्पस नहीं सर्व करती, यही मुझे फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो लगती है। तो यहां पर हमारा रेशियोज का रिवीजन होता है खत्म। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं रिवीजन को इस तरीके से रखूं कि हर एक बच्चा इसका बेनिफिट उठा सके, बट ये मेरी सोच है, हो सकता है आप इससे डिफर करते हो। पर आपका कोई भी सजेशन होना जो आपको लगता हो कि और बेहतर बना सकता है रिवीजन क्लासेस को, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, आप इस पर मुझे कभी भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा आपके उस सजेशन को अपने क्लासेस में इनकॉर्पोरेट कर सकूं। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।